Hello students, welcome back to my YouTube channel Economics with Priya. So in today's session we are going to start the next chapter of macroeconomics, and that is excess demand and deficit demand. Okay, so till now we have already uploaded lots of videos related to macroeconomics and I hope वो सारे videos आप लोगों ने देखे होंगे. अगर नहीं देखा है तो देखें और अपने सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स पाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम है. 4 मई से हमारे एग्जामिनेशन शुरू होंगे. सो वी हैव टाइम, हमारे पास इनफ टाइम है. अगर आज से भी आप इकोनॉमिक्स क्रैश कोर्स के सीरीज़ को देखना शुरू कर देते हैं तो भी आप पूरे लगन और मेहनत के साथ अगर तैयारी करें तो आपके पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम है. अभी जनवरी है, फरवरी, मार्च, अगर आप इतने समय में भी पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं देन इट्स नॉट अ बिग डील. सो यू कैन ईजिली क्रैक द होल सिलेबस. ओके, सो अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो सिंस हमारे चैप्टर का नेम क्या है, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड. ओके, डेफिशिएंट डिमांड. तो आज के लेक्चर में हम लोग एक्सेस डिमांड होता क्या है ये विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और इसी के साथ साथ क्या रीज़न है एक्सेस डिमांड के, क्यों एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होता है इकोनॉमी में. एंड अलॉन्ग विद दिस हम लोग इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे कि एक्सेस डिमांड के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं इकोनॉमी में. इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. लुक, हमारा टॉपिक क्या है, एक्सेस डिमांड. एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा होना, और डिमांड तो हम लोग जानते ही हैं, यानी कि डिमांड का ज़्यादा होना है इज नोन एज एक्सेस डिमांड. अगर हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन को कन्वे करने की कोशिश करें तो ठीक है. लेकिन इकोनॉमिकल लैंग्वेज और लिखने की लैंग्वेज तो हम ऐसे लिख नहीं सकते, फुल फॉर्म हमको नहीं, फुल मार्क्स हमको नहीं मिल पाएंगे. ओके, तो देखो इसके पहले वाले चैप्टर में, इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था इक्विलिब्रियम कंडीशन पाना, कि हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे अचीव करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पाने के लिए वी हैव 2 अप्रोचेज, AD एंड AS अप्रोच एंड SNI अप्रोच, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. ओके, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाता है तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हम आ जाते हैं. ओके, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये भी चीज शो करता है कि हमारी क्या है इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में है. हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के कंडीशन में है. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है. फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो भी पर्सन जिसके अंदर काम करने की एबिलिटी है और वो काम करना चाहता है एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उसको काम मिल जाए, वही सिचुएशन क्या कहलाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. तो जब AD और AS इक्वल होते हैं तो हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होती है, मतलब वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को शो करता है. व्हाट इट मीन्स कि जितने भी लोग काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट एंड दे हैव एबिलिटी टू डू द वर्क, उनको काम मिल जा रहा है. तो ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन. लेकिन तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कब क्रिएट हो जाता है, ध्यान से मेरी बात समझना. सिंस AD और AS इक्वल है तो ये शो कर ही रहा है कि एम्प्लॉयमेंट भी हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमारे पास है, हमारी इकोनॉमी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. लेकिन जब वही एग्रीगेट डिमांड का कर्व, जब एग्रीगेट डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब जितने पे हमको फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन मिल रहा है उससे भी ज़्यादा जब हमारा एग्रीगेट डिमांड हो जाता है तो हम एक्सेस डिमांड का कंडीशन देख सकते हैं. और उसके वजह से कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है और भी वगैरह वगैरह टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि हम लोग इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड में डिस्कस करेंगे. देखो जनरल लाइफ में भी आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो. लुक कैसे, सपोज करो किसी चीज़ की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो आप देखोगे कि डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस, सिंस अगर सारे लोग एक साथ मिल करके उस चीज़ को पाने की डिमांड करेंगे तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाएगी, और जस्ट बिकॉज पर्टिकुलर कमोडिटी की शॉर्टेज हो रही है तो उसके प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन का कंडीशन क्रिएट हो जाएगा. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन एक इन्फ्लेशनरी गैप हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है. ओके, सो ये सारा एक मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया कि जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको अब हम लोग 1 बाय 1 बाय डेफिनेशन, बाय ग्राफ एंड बाय रीजंस एंड बाय इम्पैक्ट सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. इज इट क्लियर? तो लुक, हम लोग एक्सेस डिमांड का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. देखो, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? इट रिफर्स टू अ सिचुएशन when AD is more than AS corresponding to the full employment level of output in the economy.
वही सेम चीज़, मतलब कि हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो हमारा एडी है वो एएस से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, जो हमारे एग्रीगेट डिमांड हमारे एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो कैसा कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, एक्सेस डिमांड, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। और इसी सिचुएशन की वजह से इन्फ्लेशन का सिचुएशन बन जाता है, और इन्फ्लेशन के सिचुएशन से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। इन्फ्लेशन, देखो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इन्फ्लेशन का वर्ड आई होप सबको पता होगा, नहीं पता है तो एक बार सुन लो। इन्फ्लेशन वो कंडीशन होती है जब इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर और इससे ज़्यादा सिंपल में लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करूँ तो इन्फ्लेशन का कंडीशन या सिचुएशन वो सिचुएशन होता है जब इकोनॉमी में मनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, मनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन मनी का वैल्यू गिर जाता है। मनी की क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन उसकी वैल्यू क्या जाती है, गिर जाती है। तो ये सिचुएशन इन्फ्लेशन का सिचुएशन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड क्या क्रिएट हो जाता है, एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाता है। तो देखो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट रिफर्स टू द गैप when actual aggregate demand is more than the planned aggregate demand to establish full employment level. What it means? मतलब कि इन्फ्लेशनरी गैप तब क्रिएट होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए हमने ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड के लेवल को प्लान कर लिया है, लेकिन जब उस प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड के लेवल से भी ज़्यादा हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है तो एक गैप क्रिएट होता है, एंड दैट गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। उस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इज इट क्लियर? अब ये दोनों चीज़ें आपको और अच्छे से तब समझ में आएगी जब हम लोग उसको ग्राफिकली समझेंगे, ठीक है। देखो ये हम लोग का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में मैंने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट शो किया है और हमारा ये वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड शो किया हुआ है। कुछ चीज़ें पुरानी ही चीज़ें हैं, बस हम लोग उसको नए तरीके से समझेंगे। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये हम लोग का एएस कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व इस तरीके का हम लोग का बनता है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारा एडी कर्व है, ये एडी कर्व हो गया, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी बात डिस्कस की थी कि ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि दिस पॉइंट, ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट, ओके। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। लेकिन हमने क्या कहा, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, यानी कि दिस एडी, ये जो एडी है और ये जो एएस है, ये दोनों कर्व जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। मतलब कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, मतलब जो भी बंदे काम करना चाहते हैं उनको जॉब मिल जा रही है, ओके। लेकिन तो ये हम लोगों ने प्लान किया है एडी, लेकिन जो हमारा प्लानिंग है हम अपने प्लानिंग पे खरे नहीं उतर रहे, हमारी इकॉनमी हमारे प्लान्ड एडी पे खरे नहीं उतर रही है। क्या हो जा रहा है, हमारी इकॉनमी में हमने जो एडी प्लान किया था उस प्लान्ड एडी से एक्चुअल एडी ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब यही एडी, ये जो हमारा प्लान एडी है जब इंक्रीज होकर के ऊपर की तरफ हो जाता है, ये जो हमारा एडी होगा इसको एडी डैश नाम दे देते हैं। ये हमारा एक्चुअल था, सॉरी ये हमारा प्लान एडी था, लेकिन प्लान एडी से हमारा जो एक्चुअल एडी है वो क्या है, वो ये हमने प्लानिंग की थी इसी एडी की, क्योंकि हमको इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम का कंडीशन चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन चाहिए, जो कि हमको यहाँ मिल जा रहा है। लेकिन जो एक्चुअल एडी है, जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होकर के ऊपर की तरफ बढ़ जा रहा है, यानी एडी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। तो अब ध्यान से मेरी बात समझना, यानी देखो ये हो गया हम लोग का। अब ये जो सिचुएशन, ये जो गैपिंग है, ये जो ना इस ये ब्लैक पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो गैपिंग है, इसे ही हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो यहां से यहां तक का गैप है, इसी गैप को हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इज इट क्लियर? तो ये हमारा हो गया एक्सेस डिमांड और ये हो गया हमारा इन्फ्लेशनरी गैप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आई होप सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मेन मुद्दा ये आता है कि आखिरकार ये जो एक्सेस डिमांड का कंडीशन है हमारी इकोनॉमी में वो क्यों क्रिएट हो जाता है। आप खुद सोचो, ये सब देखो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें होती हैं। कभी भी किसी पर्टिकुलर चीज़ों की, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ क्यों जाती है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है वही कमोडिटी आपको बहुत अच्छी लग रही हो और उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की जो प्रोपेंसिटी है वो बढ़ गई हो, तो आप उस कमोडिटी को पाना चाहते हैं। किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे टैक्सेस डिक्रीज हो गए हों तो हम तब सोचते हैं कि चलो अरे इसका प्राइस गिर गया है, हम उस चीज़ों को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं।
गवर्नमेंट ने कोई किसी जगह इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी जगह मतलब मान लीजिए कुछ ऐसी गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर के थ्रू कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जिससे कि हमको हेल्प मिल रही है, उससे भी हमारे एक्सपेंडिचर, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड का कंडीशन हमारी इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है। तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। लुक, सबसे फर्स्ट आई हैव रिटन हियर राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इट मीन्स कि जब हमारे जो कंज्यूम करने की प्रोपेंसिटी है, जब हमारे कंज्यूम करने की जो क्षमता है, प्रोपेंसिटी है, वो क्या हो जाती है, जब बढ़ जाती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 2 रोटी के बदले आप 10 रोटियां खा रहे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब ये हो गया कि अभी तक 2 ब्रेड्स खा रहे थे, अब हम लोग 2 चपातीस खा रहे थे, अब हम लोग 10 चपातीस खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने का मतलब कि आपके एक्सपेंडिचर करने की कैपेसिटी बढ़ गई हो, आपकी इनकम इंक्रीज हो गई हो, या कोई चीज़ आपको पसंद है, आपको वही चीज़ परचेज करना है, दैट्स इट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके प्राइस घटे या बढ़े, वी डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन हमको वो चाहिए, हमारी डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हमारे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में इंक्रीमेंट होने की वजह से एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। सेकेंड, रिडक्शन इन टैक्सेस। ये अभी मैंने बताया है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है जो कि मार्केट में भी चल रही है, अचानक से गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि उस पर कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर उस कमोडिटी की तरफ भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर चीज़ के प्राइस क्या हो गए, गिर गए हैं। यही तो होता है। अभी जैसे कोरोना टाइम में क्या हुआ, जो कोविड टाइम चला, कोविड टाइम जब हमारा लॉकडाउन था वो खत्म होने की पीरियड में आया, जब मार्केट खुलने लगे, तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे जो भी शॉप्स बंद होने वाले थे, वो लोग अपने जो भी शॉप्स के प्रोडक्ट थे, जैसे कि अगर हम लोग गारमेंट्स की बात करें, उन गारमेंट्स को क्या सस्ते सस्ते प्राइस पे बांट रहे मीन्स सेल कर रहे थे। तो एज अ कंज्यूमर हमने क्या सुना, अरे वहाँ पे प्राइस कम प्राइस में 1000 की चीज़ 200 में मिल रही है, तो हमको जा करके वो चीज़ क्या करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो डिमांड बढ़ा के नहीं बढ़ा, प्राइस उसका घट गया। यहाँ टैक्स का सिंस बात नहीं था, लेकिन प्राइस वहाँ जैसे ही गिरा हम तुरंत भागे गए वहाँ पे कि हमको वो कमोडिटी कम प्राइस में मिल जाएगी। तो जस्ट टैक्सेस रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करने की कैपेसिटी है वो भी थोड़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये देखो, सपोज करो एक विलेज है, उस विलेज का मेन सिटी से कोई कनेक्शन नहीं, कनेक्शन इन द सेंस कनेक्ट करने के लिए कोई रोड नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं है, एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर विलेज को मेन सिटी से जोड़ने के लिए एक रोड बना दी। ओके, पहले रोड नहीं था तो गांव के लोग शहर नहीं आ पाते थे, शहर के लोग गांव नहीं जा पाते थे, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। ठीक है, अब जैसे ही गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करके एक रोड बना दिया उस विलेज और उस सिटी को लिंक करने के लिए, अब क्या होगा, देखो गवर्नमेंट ने खर्च किया, लेकिन देखो इससे डिमांड कैसे बढ़ रहा है। अब क्या होगा, विलेज के लोग शहर में आएंगे, शहर की चीज़ों को परचेज करेंगे। अभी तक तो उनको वहाँ पे मिल नहीं रही थी वो चीज़ें, लेकिन जैसे ही वो शहर में आएंगे तो वो शहर की चीज़ें परचेज करना शुरू करेंगे, तो डिमांड इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से भी डिमांड इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है फॉल इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में देखो क्या होता है, इम्पोर्ट में हम यही करते हैं ना कि बाहर से चीज़ों को मंगाते हैं। अब जब आप बाहर से चीज़ों को मंगाना ही बंद कर दोगे तो हमारी ये मजबूरी कहो या ज़रूरी कहो, हम अपने कंट्री की ही चीज़ों को परचेज करेंगे। अभी तक जिन चीज़ों को परचेज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमको इंपोर्ट से वो चीज़ मिल जा रहा था, लेकिन अब सिंस इंपोर्ट बंद हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे क्या है, फॉल इन इंपोर्ट, इंपोर्ट में कमी आ गई, तो अब हमको झक मारकर उसी चीज़ को खरीदना पड़ेगा, अपने ही कंट्री की बनी हुई चीज़ों को परचेज करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट में कमी आने की वजह से भी हमारे जो एक एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है वो थोड़ा इंक्रीज करता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? मनी सप्लाई क्रिएट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैं इस टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, डिटेलिंग पे हो जाएंगे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक क्या है, एक तरीका है जिसमें हम मनी सप्लाई को क्रिएट करते हैं, और जब मनी सप्लाई होगी मार्केट में तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, जब लोगों के हाथ में पैसे आएंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो दीज आर द रीजन्स बाय विच द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड ऑकर्स। इन सभी रीजंस की वजह से जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है वो क्या होता है, क्रिएट इकोनॉमी में होता है। ओके, अब आखिरकार ये जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हर एक चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा, तो ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ध्यान से मेरी बात समझना। सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो सिचुएशन ई वाला, ये फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल को शो कर रहा है, इक्विलिब्रियम के लेवल को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी उतना आउटपुट हो रहा है जितने की ज़रूरत है।
जरूरत के हिसाब, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड सिंस ये एक्सेस हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में है। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स क्या है, जितने भी लोगों को काम चाहिए उन सभी लोगों को काम मिल रहा है, तो आउटपुट तो प्रॉपर हो रहा है, उसमें तो कोई चेंजिंग हो नहीं पाएगी क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग एम्प्लॉयड है, जिनको काम की जरूरत है वो सभी लोग एम्प्लॉयड है। तो अब हम किसको काम पे लगाएंगे, तो हमारे आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? हमारे आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब ये भी देखो सिंपल है, फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है। ये पॉइंट ऑलरेडी ये बात शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है। कोई भी बंदा कहने का सेंस मतलब एवरी पर्सन हु वांटेड अ जॉब, हु हैव एबिलिटी टू डू द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। मैं उन बंदों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके अंदर ना तो एबिलिटी है ना तो वो काम करना चाहते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना। मैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्योंकि वो सभी पर्सन जो काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी है काम करने की, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उन सभी लोगों को यहाँ पे काम मिल जा रहा है, यानी कि सभी लोग एम्प्लॉयड हैं। तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिनको काम चाहिए था, जिनके अंदर काम करने की एबिलिटी थी एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, उनको काम मिल चुका है, अब कोई है ही नहीं, तो एम्प्लॉयमेंट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट जनरल प्राइस लेवल? प्राइस लेवल पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अब ध्यान से आप खुद सोचेगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कम चीज़ें हैं या ज़्यादा चीज़ें, लेकिन उसकी ज़रूरतें मतलब उसकी डिमांड बहुत से लोग कर रहे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इज अ एक्सेस डिमांड का केस है, तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीज कर जाएगा। Is it clear? So this is all about excess demand and inflationary gap with the help of graph, and we have also discussed the reason of excess demand along with this impact of excess demand. So this is all about today, and in next video we will discuss the next topic of this chapter, and this is all about today. Thank you so much, and if you like the video, so don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, which is